जय भीम। आज गणतंत्र दिवस है। आज हम लोग देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस महान दिन और इस महान अवसर पे सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया में रहने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे आज का दिन मैंने लाइव के लिए क्यों चुना, वो एक विशेष, मुझे लगा कि गणतंत्र दिवस पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि कोशिश की जाती है कि गणतंत्र दिवस पे गणतंत्र पे बात ना हो। ये जबकि जरूरी है कि गणतंत्र दिवस पे सिर्फ गणतंत्र पे बात हो, लोग गणतंत्र को समझें, लोग लोकशाही को समझें, रिपब्लिक को समझें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है कि गणतंत्र दिवस पे जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा जानबूझ के नहीं की जा रही। इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी बनती है इस मूवमेंट का, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम फूले साहू की मूवमेंट का एक सिपाही होने के नाते, एक वर्कर होने के नाते, कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूं। भारत में रहने वाले तमाम लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज गणतंत्र को सेलिब्रेट किया। उन्होंने चाहे तिरंगे को सलाम किया हो, या राष्ट्र निर्माताओं को सलाम किया हो, या कोई भी ऐसा कार्य, वो कहीं किसी प्रोग्राम में शामिल हुए हों, या उन्होंने दिल ही दिल समय की कमी के कारण जो है रिपब्लिक डे को जो मनाने का काम किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सम्मानित साथियों, क्योंकि आज सोशल मीडिया का टाइम है, मुझे रैली करने के लिए बहुत साधन जुटा के आपके बीच आने की जरूरत नहीं। यहीं हम लोग आपसे बात कर सकते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे। मैं जो आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं जो समझाना चाहता हूं, जो आज मुल्क के हालात हैं, उस पे जो चर्चा होनी चाहिए, उस पे जो वार्ता आपसे होनी चाहिए, उस पे जो डायरेक्शन आपको मिलने चाहिए, वो देने के लिए मैं आज आपके बीच हूं। पहली बात, ये जनवरी माह हमारे लिए बड़ा पावन माह है, साल की शुरुआत का माह है। और साल की शुरुआत कैसे होती है, देशवासियों के साथ बहुजन समाज के साथियों को भी जानना चाहिए। देश की शुरुआत होती है 1 जनवरी से। 1 जनवरी, इसी 1 जनवरी पे मैं गणतंत्र से पहले आपको कुछ याद दिलाता हूं। एक नेतृत्वकर्ता होते मेरी जिम्मेदारी है कि आप सब तक ये बात पहुंचे। 1 जनवरी 1818, भीमा कोरेगांव। क्यों हुआ भीमा कोरेगांव, और भीमा कोरेगांव के पीछे की सच्चाई क्या है, इस पे भी आपको आज ही के दिन मेरा मानना है कि ये पावन माह है, तो आपको बताना चाहिए। साथियों, चंद अधिकारों के लिए जो सामाजिक गैर बराबरी उस समय मौजूद थी, जहां छूने की आजादी नहीं थी, अच्छे कपड़े पहनने की, घूमने की, बात रखने की, सम्मान से जीने की आजादी नहीं थी, चंद जो
पाबंदियां हम पे लगाई गई थी, उनमें से कुछ जो इतनी पाबंदियां लगाई उनमें चंद पाबंदियां हट जाएं, जैसे वो अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिल जाए, जैसे दिन के उजाले में निकलने का अधिकार मिल जाए, जो पशुओं को भी था। उन अधिकारों के लिए उस समय की पेशवाई से हमारे लोगों ने मांग की कि हम आपके खेमे की तरफ से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उस समय के संविधान के अनुसार शस्त्र रखने का और चलाने का अधिकार जो है वो सिर्फ वर्ण व्यवस्था में आधारित क्षत्रिय समाज को था। इसके कारण हमारे लोगों को इतना बलशाली होने के बाद भी उनका मजाक उड़ाया गया, तो उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो शासक थे उनसे बात की कि अगर आप हमें मौका दोगे और हमें अधिकार दोगे तो हम आपके साथ आपकी इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और उनसे ये समझौता हुआ कि ये जो पाबंदियां ये आप अगर हटा दोगे तो हम लड़ेंगे। इसलिए मैं भीमा कोरेगांव की बात कर रहा हूं। अब मैं आता हूं 26 जनवरी पे। जिन अधिकारों के लिए युद्ध हुआ, जाने गई, 28,000 पेशवाओं को मरकर कीमत चुकानी पड़ी, जबकि अधिकार नहीं देना मुनासिब समझा गया, उन सारे अधिकारों को बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसमें हमें दिया। एक शंका भी जाहिर की डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के साथ, जो संविधान में अधिकार दिए गए उनको लेके, कि संविधान से अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है तो देश में खुशहाली आ जाएगी। उन्होंने कहा, इस शंका को जो मैं शंका आपसे बात कर रहा हूं, कि राजनीति में 1 वोट एंड 1 वैल्यू, 1 वोट और उसका 1 मूल्य, इससे राजनीति में तो बराबरी आ जाएगी। लेकिन जो देश में पहले से सामाजिक गैर बराबरी जातियों के आधार पे और जो आर्थिक गैर बराबरी है उस समय की राज व्यवस्था की अर्थव्यवस्था के हिसाब से, जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक संविधान के रहते भी देश में समानता नहीं आएगी। उन्होंने अपील की उस समय के सभी लोगों से कि हमें जल्द से जल्द एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को भारत से खत्म करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को रूल करने का मौका मिला, देश को चलाने का मौका मिला सरकारों के रूप में, उन लोगों ने इस बात को किसी प्रायोरिटी पे नहीं रखा। देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया है, कभी किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बात नहीं रखी कि देश से जातियां खत्म होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को आपके अधिकार जरूर चुभते हैं, इसलिए वो बार बार आपके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए मांग करते रहते हैं। लेकिन उन ना समझो को कोई क्या समझाए कि जिस जाति के आधार पर देश बटा है, अगर वो जातियां समाप्त कर दी जाए तो कोई भी जाति का प्रिविलेज नहीं ले पाएगा, फिर आपकी जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। तो मैं जो शंका जाहिर कर रहा था कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी, और उस बात को माननीय काशीराम साहब ने समझा। अगर आप पढ़ोगे, जानकारी हासिल करोगे, तो उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि हमें देश में व्यापक सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करना है। वो अपने आंदोलन को सामाजिक गैर बराबरी दूर करने का और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन इस बात से जो है प्रदर्शित करते थे, अपने साथियों को कहते थे। कुछ सपने भी बाबा साहब अम्बेडकर ने देखे थे गणतंत्र को लेके। गणतंत्र आया किस लिए? देश में बहुत सारे लोगों को अधिकार थे, लेकिन इस देश के वंचित तबके को अधिकार नहीं थे। शूद्रों को, महिलाओं को, अछूतों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं थे। उनके लिए आया गणतंत्र। पहले भी राजा होते थे, राजशाही थी। जब तक देश एकजुट नहीं हुआ,
भारत नहीं बना तब तक कबीले और बादशाही में बटा हुआ था। तो जरूरत किसकी थी? डेमोक्रेसी की जरूरत किसको थी? असल में डेमोक्रेसी की जरूरत इस देश के एक बड़े समाज को थी, जिसको लंबे समय तक अधिकार से वंचित रखा गया। उनको ये एहसास था कि जिन लोगों ने कई हजार साल तक हमारे साथ अन्याय किया और हमें अन्याय सहते देख कभी उनका दिल नहीं पसीजा, वो हमारे लोगों को इतनी आसानी से अधिकार नहीं देंगे। इसलिए संविधान का सपना और संविधान में अधिकार हमें मिले, और संविधान का सपना पूरा किया बाबा साहब ने। 2 साल 11 महीने 18 दिन जाग के, दिन रात एक करके ये पूरा संविधान लिखा गया। आज हम लोग इसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें अधिकार बहुत आसानी से मिल गए, जबकि ये सच नहीं है। इन अधिकारों के लिए कीमत चुकानी पड़ी। जैसा मैंने कहा कि 1 जनवरी 1818 में कुछ अधिकारों के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन इस बार कीमत आपने नहीं चुकाई, मैंने नहीं चुकाई। इस बार कीमत चुकाई बाबा साहब अम्बेडकर ने, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके, अपनी सुख सुविधाएं, अपना घर परिवार कुर्बान करके, अपना जीवन कुर्बान करके। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को अपने पिता, अपने बाबा से भी पहले याद करते हैं। इसलिए अब हम लोग उनको अपना सब कुछ मानते हैं। जिन लोगों ने उनको समझा, उन्हीं लोगों को उनकी कद्र। लेकिन साथियों, कद्र करने से काम नहीं चलेगा, उनके दिखाए रास्ते पे भी चलने की जरूरत है। उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान साथी इस बात को, नेता लोग इस बात पर ध्यान दें और समाज को जाके समझाएं कि बाबा साहब को ने सपना तो देखा कि परिवर्तन होगा, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं था कि इनका चरित्र बदल जाएगा जिन लोगों के हाथ में सत्ता है। इसलिए उन्होंने वोट का अधिकार आखिरी व्यक्ति को भी, जो बालिग, उसको दिलाने का प्रयास किया। पहले इसकी एज 21 साल रखी गई, फिर परिवर्तन हुआ, 18 साल आई। लेकिन बाबा साहब को ये उम्मीद थी, उनका जो अनुभव था, उनका जो ज्ञान था, जिसमें उन्होंने कहा कि 21वीं सदी हमारी होगी, उनको ये महसूस होता था कि आने वाले कल में जो वोट का अधिकार मैंने अपने लोगों को दिया है, उस वोट के अधिकार का प्रयोग करके ये कमजोर शोषित वर्ग के लोग अपनी सत्ता स्थापित करेंगे और जो अधिकार संविधान में मैं लिख रहा हूं, उनको लेने का प्रयास करेंगे। संविधान महज एक किताब नहीं, संविधान भारत में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की दुनिया। जो लोग नहीं समझ पाए कि संविधान ने हमें दिया क्या, तो संविधान ने हमें दिया ये कि जिस व्यक्ति को इस देश में कोई अधिकार नहीं था, आज वो सम्मान का जीवन जी रहा है। आज वो स्वाभिमान के साथ इस देश में घूम रहा है। आज उसको नौकरी करने का, बिजनेस करने का और तमाम तरह के जो है चीजों में शामिल होने का अवसर, आज उसको बोलने का, नेता बनने का सारे अवसर। आज मेरे जैसे व्यक्ति को ये जो कोट पैंट मैंने पहना, ये सिंबल है, इसलिए मैंने ये पहना। यहां अन्य अन्य नेताओं ने अन्य अन्य कपड़े पहने, किसी की वेशभूषा वो धोती कुर्ते की थी, किसी की हाफ पैंट और शर्ट की थी, लेकिन यहां बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया कि वो अपने समाज को संदेश दे पाए कि वो सम्मान स्वाभिमान से जी, और इसलिए अपने अंदर काबिलियत पैदा करें और साधन जुटा के वो जो सुविधाएं ताकतवर लोगों के पास थी वो भी प्राप्त करें। इसलिए मैंने आज कोट पैंट पहना कि आपको बताया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे। वो आपको भूखा नंगा नहीं देखना चाहते थे, वो आपको किसी का पिछलग्गू नहीं देखना चाहते थे, वो आपको इस देश में शासक देखना चाहते थे। वो जीवन जो इंसानों को इस देश में प्राप्त हो, वो जीवन जो है बाबा साहब अम्बेडकर देखना चाहते थे आपके लिए। इसलिए इस संविधान ने हमें दिया पढ़ने का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार, समानता का अधिकार, जो नहीं दिया गया था। कितनी भी कीमत चुकाने के बाद, कितना भी अपमान सहने के बाद, रोने के बाद, चिल्लाने के बाद, वो समानता का अधिकार, वोट की ताकत को, वोट से अपने लोगों की वोट को तैयार करके हुक्मरान बनने का अधिकार,
इस देश में राजसत्ता में शामिल होकर अपने लोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार, और आपके साथ अगर अन्याय हो तो आपको संरक्षण देने का अधिकार। आपकी तरफ आपको अगर वो आपका उत्पीड़न किया जाए, आपकी रक्षा सुरक्षा करने का अधिकार, ये दिया संविधान ने। कितना जान पाए हम लोग संविधान को? हम इतना जान पाए गणतंत्र और संविधान दोनों। मैं जो बात कह रहा हूं आप इसको याद रखना, आपके दिल में आपको समझ आए कि हम इतना जान पाए गणतंत्र को कि जितने वोट से देश में सरकार बनती है उससे ज्यादा लोग वोट ही नहीं देते भारत में। हम इतनी वोट की वैल्यू को समझते हैं। आप चेक करा के देखो आज तक का आंकड़ा, जितने % लोग वोट देके जो हैं इसमें 21वीं सदी के भारत में सरकार बनाते हैं, 37% 38% वोट देते हैं। आप चेक करो, लगभग उतने ही लोग इस देश में वोट नहीं देते, क्योंकि पोलिंग परसेंटेज 60%, 62%, 64%, 65% रहता है। जब 70-72% वोटिंग परसेंटेज होता है तो खलबली मच जाती, इतना वोट कैसे पड़ गया। यानी कि इस देश की जितने लोग सरकार बनाते हैं उससे ज्यादा लोग तो सरकार बनाने में शामिल ही नहीं होना चाहते। इतनी जानकारी हमें देश में गणतंत्र की। गणतंत्र यानी कि जनता द्वारा जनता का शासन। लेकिन कहां शासन? आज भी मुट्ठी भर लोगों ने मनी माफिया मीडिया के जरिए इस देश के शोषित वर्ग के लोगों को यह एहसास कराया कि राजनीति बुरी चीज होती, इसमें नहीं आना है। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं पॉलिटिक्स द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और वो ये भी कहते हैं कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। जो समस्या साथी हो आपको है, जिनको आप फील करते हैं, अगर आपको लगता है उसको कोई और दूर करेगा तो ये सिर्फ एक गलतफहमी है, इसको दूर कीजिए। समस्या आपकी है तो खड़ा भी आपको होना पड़ेगा। तो भारत के लोकतंत्र ने हमें एक आखिरी व्यक्ति को भी, जिसके सर पे छत नहीं है, जिसकी जेब में पैसे नहीं है, जिसपे बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, बड़ा फार्म हाउस नहीं है, जिसके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, उसको भी अवसर दिया कि वो अपने लोगों को काम करके समझा के तैयार करे, क्योंकि वोट डालने में पैसे नहीं लगते साथी, कि वो वोट को का जो उद्देश्य था वोट का अधिकार देने का, उसको समझे। और वो जो जिन सरकारों के आगे वो हाथ फैला के उम्मीद करता है कि सरकार उनको कुछ देगी, उस अधिकारों को प्राप्त करे, अपने आप वो मालिक बने। अगर कोई कुछ देगा तो वो देगा जो उसके पास बचा होगा। अगर आप अपने आप मालिक बनोगे तो वो प्राप्त करोगे जो आप चाहते हो। इसलिए वो हमें देने वाला बनाना चाहते कि हम लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करके इस देश में हुक्मरान बने, अपने पैरों पर खड़े हो, इस देश में इस तरह की एक जो है सत्ता स्थापित करे जो अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार दे, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराए। उनको उम्मीद थी कि एक दिन हमारे लोग जागेंगे, पढ़ लिख कर जो अवसर मिले हैं उनको समझेंगे, वोट की वैल्यू को समझेंगे। लेकिन आज भी कुछ लोग चंद पैसों पे अपनी वोट को बेच देते हैं या दुश्मन को ही वोट दे देते हैं। जिस वोट से शक्ति का निर्माण करना है उससे अपने लिए, अपने समाज को और खुद को नुकसान देने के लिए हथियार का इंतजाम कराते हैं दुश्मन का। और उसका नुकसान सिर्फ आप चंद लोग नहीं उठाते, उसका नुकसान उठाता है पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश। उन्होंने कहा जिस दिन ये संविधान लागू हुआ उसके साथ साथ उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा, और एक उम्मीद, एक विश्वास था उनके अंदर। वो जितना खुद पे विश्वास करते थे इतना हम पे भी करते थे कि मेरी आने वाली पीढ़ियां मुझे निराश नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक भारत का संविधान जिंदा है मैं जिंदा। आज उनके संविधान पे खतरा है। आज कुछ लोग षड्यंत्र करके
एजेंडा बना के, पूरी रणनीति तैयार करके उनके संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और उसी खत्म करने की प्रयास में उन्होंने देश के जो इंस्टीट्यूशन हैं, जिन पे आपको अवसर मिला था नौकरी में शामिल होके आर्थिक रूप से ताकतवर होने का और अपने आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदलने का, उन सारे सरकारी डिपार्टमेंट को एक एक करके बेच रहे हैं, अपने चंद पूंजीपति मित्रों के हाथ में दे रहे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि 21वीं सदी में पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का इतना बड़ा जो है एक समझौता होगा कि भारत की जनता पिस जाएगी। उन्होंने ये कहा कि 21वीं सदी शोषितों की होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा 21वीं सदी हमारी होगी। कई और अन्य महापुरुषों ने कहा 21वीं सदी में परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन करेगा कौन? मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, कौन करेगा परिवर्तन? जब सब लूट जाएगा तब हम लोग काम करेंगे क्या? मैं आपसे अपील करता रहता हूं, कहता रहा हूं, गांव की तरफ जाओ, गांव में जाकर लोगों को जगाओ, तैयार करो, समझाओ। लोगों ने झूठ फैलाया, लोग लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, लोग लोगों को धोखे में रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब के बेटे आगे बढ़ जाएं और गरीबों की समस्याओं का हल हो। वो नहीं चाहते कि गरीब को उसका अधिकार मिले। आप महसूस करके देखो, हमारे नेता लोग भी, हमारे साथी लोग भी, हमारे भाई बहने, कि 72 साल के इस लोकतंत्र में हमारे हिस्से में क्या है? क्या हमें जमीन मिली? क्या हम सब लोगों को सम्मान से जीने के लिए रोजगार मिला? क्या इस देश में हमें स्वाभिमान सम्मान के साथ जीने का, समानता का जीवन मिला? क्या अब हमारे साथ अन्याय अत्याचार होना बंद हो गया जो हम चुप बैठे हैं? क्या देश में अब महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी मिल गई है, उनके साथ अन्याय नहीं होता? क्या मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे अब हमारी हत्या होनी बंद हो गई है? क्या देश में जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी निर्धारित हो गई है? क्या देश से जातिवाद खत्म हो गया है? क्या देश में समतामूलक समाज बन गया है? क्या मिला है 72 साल में? जिन नेताओं के भरोसे आप रहे, उन्होंने आपको दिया क्या है? क्या आज भी आपके घर में सुबह उठ के सबसे पहले इस बात पर चर्चा नहीं होती कि आज राशन कहां से आएगा, आज इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे, आज स्कूल के लिए फीस कहां से आएंगी? दुश्मन अपना काम कर रहा है, लेकिन हम अपने लोग सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी होती है आप सारी एट्रोसिटी पे जाके लड़ते हो, लेकिन अगर उस समाज को आप तैयार नहीं करोगे कि वो अपनी वोट से अपनी ताकत बनाए, तो लोग तो मरते रहेंगे, क्योंकि सत्ता में ताकत है, सत्ता में ताकत है। ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, पॉलिटिक्स द मास्टर की। उस सत्ता को कब हासिल कर पाएंगे हम लोग? मैं आपसे अपील करता हूं कि काम करो, संगठन बनाओ। इसलिए तो करता हूं, इसीलिए करता हूं अपील कि आप अहमियत को समझो। जब सब अधिकार खत्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे हम लोग? जब इस देश के संविधान को जिस तरह से ताकतवर लोग सत्ता में बैठ के पूंजीपति और ब्राह्मणवादी मिलके कुचलने का काम करें, आरएसएस बीजेपी के लोग जिस तरह से संविधान में मिले अधिकारों खत्म करने का प्रयास करें, षड्यंत्र हो रहे हैं, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ। मैं आपके याद दिला रहा हूं, स्पेशली मध्य प्रदेश के साथियों के, कि 12 फरवरी को भोपाल में जो प्रोग्राम है वो ऐसा होना चाहिए कि 12 फरवरी के बाद आपके अधिकारों की तरफ आंख उठाने से पहले मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में 1000 बार सोचा जाए। मैं अपने SC, ST, OBC माइनॉरिटी के भाइयों से अपील करता हूं कि आप आइए, जो साजिश दुश्मन कर रहा है उसको बेनकाब करेंगे और अपनी एकता से ये संदेश देंगे कि अब हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भी ये चाहता हूं, मेरा भी एक सपना है, अपने महापुरुषों के सपने को आगे बढ़ाते हुए, कि आप सब लोगों को स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों का जीवन मिले, जो अन्याय आपके साथ होता है वो बंद हो जाए और इस देश में गैर बराबरी पर आधारित जो व्यवस्था खत्म हो जाए, एक समतामूलक समाज बने। और बिना शक्ति के ये परिवर्तन नहीं हो सकता। शक्ति मैंने आपको बताया
कि शक्ति सत्ता में। इस उद्देश्य को गणतंत्र के समझिए कि ये गणतंत्र क्या संदेश दे रहा है। 74 साल से जो 74वां गणतंत्र हम मना रहे हैं, सूनी पड़ी है बहुजनों के लिए दिल्ली की गद्दी। लेकिन हमारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो अपने आप को कमजोर समझ बैठे। हजारों माएं हर महीने खून के आंसू रोती है जो अन्याय उनके साथ होता है, इस उम्मीद के साथ कि उनकी जिंदगी बदलेगी। हजारों लोग देश में भूखे सोते हैं इस उम्मीद के साथ कि इस गणतंत्र के बाद उनके जीवन में एक सवेरा आएगा। हजारों लोग, लाखों लोग बिना छत के सोते हैं इस उम्मीद के साथ कि इस गणतंत्र के बाद एक नया सवेरा आएगा। लाखों लोग अच्छे कपड़ों के लिए तरस रहे हैं इस देश में। सच तो यह है कि लाखों लोग आज भी साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि समय किसी का इंतजार नहीं करेगा। आपको आगे बढ़ के अपने सुख सुविधा को छोड़ के अपने महापुरुषों का अध्ययन करते हुए पढ़िए ना फूले को, साहू को, पेरियार को, महामना रामसु वर्मा को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, महाराज सिंह भारती को, कुंभाराम आर्य को, सर छोटू राम को। पढ़िए ना मान्यवर काशीराम साहब, पढ़िए ना बिरसा मुंडा को, और जानिए ना उनके दर्द को कि उन्होंने किस दर्द के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, किसके लिए वो उन्होंने जीना और सुख सुविधाएं लेना छोड़ दिया। क्या दर्द था जो उनको महसूस हुआ। समझदार के लिए इशारा काफी होता और ना समझ के लिए कुछ भी नहीं। साहब कहते थे कि सिर्फ सांसों का रखना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता वो भी मर जाता। वो कहते थे कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के आंख बंद करके लेट जाए तो उसको नहीं जगाया जा सकता। जो जागे हुए लोग हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी, उनके लिए जो नहीं जागे अभी। मैं इस सपने को रोज जीता हूं। जो विरोधी बहुजन समाज में ही हैं लेकिन विरोध करते हैं राजनीतिक कारणों से, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि इतने दिन के लोकतंत्र में अगर आज भी हमें समान अवसर और स्वाभिमान, सम्मान और समानता का जीवन नहीं मिला, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं बस ये चाहता हूं जो हमारे महापुरुष चाहते थे कि स्वाभिमान, सम्मान व अधिकारों का जीवन जो है अंतिम व्यक्ति को मिले, और इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप जिन राजनीतिक कारण मेरा विरोध करते हैं, एक दिन मैं वादा करता हूं आपको एहसास होगा और फिर आप बहुत पछताएंगे। मैं एक तरफ इस पूरी ब्राह्मणवाद की सरकार से लड़ रहा हूं, पूरे संघ से लड़ रहा हूं, इनके इंस्टीट्यूशन से लड़ रहा हूं, इनकी कोर्ट से लड़ रहा हूं, इनकी कचहरियों से लड़ रहा हूं, इनकी मीडिया से लड़ रहा हूं, और एक तरफ थोड़े से राजनीतिक लाभ में आप इस आंदोलन के खिलाफ झूठी बातें करते रहते हैं। अगर आपको कोई शंका भी है तो कुछ दिन इंतजार कीजिए ना। मैंने आज तक अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि विरोधियों को फायदा हो। हमेशा प्रयास किया कि मुझसे कोई गलती ना हो। मैं उम्मीद के साथ हूं कि इस बार हमारे लोग मुझे मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में निराश नहीं करेंगे। वो लोग मेहनत करेंगे। वो विचार जो है उनके पास महापुरुषों के, उनको फैलाने का काम करेंगे। इस बार वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिएंगे, अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे। वो इस आंदोलन की भूमिका को भी समझेंगे और इस बार वो मुझे कुछ कर दिखाने का मौका देंगे।
जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये किया ये किया, उनको अवसर मिला है इसलिए वो ये कह रहे हैं। अभी मुझे अवसर नहीं मिला। अब तक जो कुछ करके दिखाया वो संघर्ष के बलबूते करके दिखाया, आपकी ताकत के बलबूते करके दिखाया, आपकी एकता के बलबूते करके दिखाया। अब जो करना है, मैं मानता हूं कि हमसे पहले सीनियर नेताओं ने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है, इसको लगातार आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि इस दिन का कर दिया अब आगे की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। रोज करना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा, जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपना था समतामूलक समाज का, और जो सपना था सबके लिए स्वाभिमान सम्मान का जीवन, अधिकारों का जीवन, वो जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक ये जारी रहेगा। जरूरी नहीं सब कुछ हमारे आंदोलन के साथ हो जाए, लेकिन हमें विश्वास है कि हम आने वाले दिनों में बहुत मेहनत करके सब करके दिखाएंगे। और हम प्रयास करेंगे कि जो कर्ज हमारे ऊपर है महापुरुषों का, उसको हम लोग उतारें। उस कर्ज को हम लोग, वो कर्ज सोने नहीं देता है। वो कर्ज, मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरे साथी जानते हैं जो मेरे साथ रहते हैं, कि पिछले 4 रात से मैं सो नहीं पाया। मेरी आंखें गवाह हैं इस बात की। आज उम्मीद है कि नींद आएगी। सिर्फ इसलिए जाग रहा हूं, सुख सुविधाओं के लिए नहीं जाग रहा हूं, एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं जाग रहा हूं। ये तो मुझे कोई भी बना देता, मैं जिसके साथ खड़ा होता हूं बना देता। इतनी ताकत हिम्मत हैसियत दी है आपने मुझे। लेकिन जो दर्द मैं पूरे देश में देखता हूं, मैं उसके लिए जाग रहा हूं कि वो दर्द कम हो, वो अवसर मिले। ऐसा ना हो कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या में कातिलों में हम भी शामिल हो जाए। जैसा उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मरने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा हूं मैं जिंदा हूं। अगर ऐसा ना हो कि हमारे रहते सब लूट जाए, तो हम भी कातिलों के साथ खड़े होंगे, हम भी बाबा साहब के हत्यारों में शामिल हो जाएं। इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं। आपसे भी अपील करता हूं कि कुछ करके दिखाओ इस आंदोलन के लिए, अपने महापुरुषों के विचार के लिए। इस आंदोलन, इस विचार को नहीं छोड़ सकता हूं माननीय प्रकाश राम और बाबा साहब अम्बेडकर के। इस बहुजन आंदोलन को नहीं छोड़ सकता हूं। इन बहुजनों को मनुवादियों के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूं। पहले जैसे जीवन नहीं चाहते। 2 रास्ते हैं आज आपसे कह रहा हूं। एक, अपने आप को कमजोर समझ के गुलामी स्वीकार कर, और अधिकारों के बिना जो जीवन चल रहा है, अन्याय के साथ जो जीवन चल रहा है, उसको जीते रहो। एक, कि उठ खड़े हो जाओ और काम करो और गुलामी की बेड़ियों को काट दो और स्वाभिमान सम्मान और अधिकारों के जीवन के लिए लोगों को जगाने का काम करो, लोगों को समझाने का काम करो, तैयार करो लोगों को। कांटे से ज्यादा चुभता हूं आज मैं इन लोगों को, सिर्फ इसलिए कि ना इन पे खरीदा जाता हूं, ना ये मुझे तोड़ पा रहे हैं मुकदमे लगा के, और ना ही ये मुझे डरा पा रहे हैं। ये मुझे डराने के लिए मेरी गाड़ियों में हमला कराते हैं, ये मुझे डराने के लिए मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाते हैं, और ये मेरे साथियों को जो है खरीदने का प्रयास करते हैं, मुझे कमजोर करने के लिए, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए। लेकिन मेरे, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी आंदोलन कमजोर नहीं होता, क्योंकि आज इस आंदोलन को चलाने वाले ये हजारों रखवाले हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं। आज हर घर में बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब का विचार जो है एक नौजवान के रूप में फल फूल रहा है। आज एक चंद्रशेखर की जरूरत नहीं, उनके पास लाखों चंद्रशेखर तैयार हो रहे हैं। और आने वाले 5 साल बाद मैं बताऊंगा कि हम इस देश में हमने क्या तैयार किया। आज हम मोहरे नहीं रहे हैं लोगों की, आज हम अपने बल पे जीने के लिए तैयार हो रहे, खड़े हो रहे हैं। मैं कल बिजनौर रहूंगा, कल मैं राजस्थान था, उससे 2 दिन पहले मैं महाराष्ट्र था, उससे 2 दिन पहले मैं रांची था झारखंड, उससे 2 दिन पहले मैं तेलंगाना था।
2 तारीख को हम लोग छत्तीसगढ़ में अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और 12 फरवरी को एक ऐतिहासिक आंदोलन भोपाल की धरती पे। ना पैसे दे सकता हूं, ना साधन दे सकता हूं, अपने दम पे आना। उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आना। वहां जो साथी हमारे नेता लोग मेहनत कर रहे हैं सामाजिक न्याय यात्रा की, उसके बल, उसकी शक्ति के प्रदर्शन को आना और आना इतिहास लिखने को, ये बताने को कि हम इस देश में गुलाम नहीं, नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं, स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना, हक अधिकार के साथ जीना है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया ना कि 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जी। उन्होंने ही कहा ना, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस समाज का युवा जीते जी समाज के स्वाभिमान सम्मान हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। और जो जीते जी इस लड़ाई को लड़ता है, स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करता है, अगर उसकी वो शहीद भी हो जाए तो वो मरकर भी अमर हो जाता है। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, समाज के लिए, अपने महापुरुषों के आंदोलन के लिए जियो। जब आप मैदान में आ जाओगे, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके बल से सब लोग वाकिफ हैं। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है, प्रमाणिकता है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां सब तरफ अंधेरा है और आखिरी उम्मीद आप है। कुछ साथियों को इशारा करते हुए कह रहा हूं, अपने निजी स्वार्थ में इस आंदोलन को कमजोर मत होने देना। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के अन्याय, तमाम तरह की मुसीबतें, तमाम तरह की चीजों का सामना करते हुए मैं इस आंदोलन को, तमाम तरह कुर्बानियां देते, अपने 4 बच्चों को कुर्बानियां देते, मैं इस आंदोलन को यहां तक लेके आ पाया। मेरी आपसे अपील है कि अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको पीछे मत जाने देना, कभी दुश्मन के मोहरे मत बनना। हमने ये आंदोलन लहू से सींचा, हमारे महापुरुषों ने आंदोलन लहू सींचा, इसलिए हम लोग इसे लहू से सींच रहे, अपने महापुरुष सीख लेके। ये आंदोलन इन नसों में बहता है, ये आंदोलन सांसों के साथ चलता है और ये सांसों के साथ ही जाएगा। जब इस सांस खत्म होगी तभी आंदोलन अब जाएगा इस शरीर से। लेकिन आने वाली पीढ़ियों में इतना जो है सैलाब भर के जाएगा कि हमारे लोग अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे। मैं उन माओं को बारे में जब सोचता हूं जो जिन घरों में बच्चों के साथ रेप हत्याएं होती है, जहां पुरुषों बच्चों के साथ, भाइयों के साथ हत्याएं होती है, जहां स्वाभिमान सम्मान का खिलवाड़ किया जाता, तो इसलिए जज्बाती हो जाता। इसलिए कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि चंद्रशेखर रो पड़ा था। मैं अपने समाज को अपना परिवार मानता हूं तो मुझे तकलीफ होती। कभी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं रोया चंद्रशेखर आजाद और ना कभी रोएगा। तो आपसे अपील करता हूं कि महापुरुषों के दर्द को सिर्फ चंद लाइनें सुन के मत समझें, उनको पढ़ें, एक बार उनके जीवन को पढ़ें। उनके वास्तविकता में अगर कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए तो पहले अपने महापुरुषों को पढ़ें। मैं शर्त ला कहता हूं, अगर मुझसे मेरे जितना या मुझसे ज्यादा हौसला ना पैदा हो जाए आपके अंदर, तब कहना। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। लेकिन अभी ये गणतंत्र मेरे लिए बेईमानी सा है, क्योंकि आजाद पैदा हुआ हूं, आजाद जिया हूं और आजाद मरूंगा। तो बहुजनों की आजादी के लिए ये आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हजारों साल से आपको इंसान नहीं माना, आपको अधिकार नहीं दिए, वो अब आने वाले समय में आपको अधिकार नहीं देने वाले। वो आपकी बात भी इसलिए करते हैं, आपका वोट का अधिकार, वो आपके पैर भी धोते हैं, आपको गले भी लगाते हैं, आपको अपना भी करते हैं, आपके महापुरुषों को फूल भी चढ़ाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके वोट को लूट सके।
सही मायने में आज भी आप उनके लिए अछूत हैं, गुलाम हैं, शूद्र हैं। इसलिए बहुजन समाज में एकता बनाओ मेरे भाइयों। SC ST OBC एकजुट हो जाओ, माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो जाओ और निकम्मे, निठल्ले और स्वार्थी नेताओं को छोड़ के काम करने वालों को मौका दो। जो सिद्धांत मैंने सुबह भी लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया, आज के बाद राजा मत पेटी से पैदा होगा, बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। उस सिद्धांत को भी समझो। राजाओं के भरोसे मत रहो। राजाओं की नजरों में प्रजा कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आज के राजा ऐसे ही। और आप कीड़े मकोड़े नहीं, बाबा साहब के वंशज हो, फूले के वंशज हो, साहू के वंशज हो, पेरियार के वंशज हो, संत गाड़गे महाराज के वंशज हो, नारायणा गुरु के वंशज हो, मां सावित्रीबाई फुली, मां रमाबाई के वंशज हो, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई के वंशज हो। इसलिए कह रहा हूं, अपनी शक्ति को पहचान। मां आशा गुजरी के वंशज हो, धन सिंह कोतवाल के वंशज हो। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अपनी ताकत को पहचानो। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाक के वीरों, इतिहास आपको क्यों याद रखे, कुछ ऐसा करके जाने के लिए काम करो। पुनः धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गणतंत्र दिवस की मंगल कामनाएं और ये उम्मीद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाहियों से कि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, तो मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आपको कोई नहीं हरा सकता। सबसे ईमानदार, सबसे समर्पित, सबसे काम करने वाले अगर सिपाही हैं तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पास। जय भीम।